स्टार्ट्स शेयर स्क्रीन। जो तुम्हारा अभी क्वेश्चन में जो लेना चाह रहा हूँ वो रोल ऑफ कैपिटल मार्केट है। भारत में वो कैपिटल मार्केट का क्या रोल है उस पर मैं अभी डिटेल चर्चा करने वाला हूँ। ओके, सो तुम्हारे सामने रोल ऑफ कैपिटल मार्केट के पॉइंट्स आ गए हैं। एक एक करके हम अभी इसको डिस्कस करेंगे। 11 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तुम्हारे यूनिवर्सिटी की बुक में 5 पॉइंट्स दिया है। सबसे पहला पॉइंट, मोबिलाइजिंग सेविंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट। जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, जिसको हम सेविंग्स बोलते हैं, वो तो ऐसे ही पड़े हैं। यदि उसको इन्वेस्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो उसको लेंडर, वो आदमी को लेंडर कहलाते हैं। जिसको पैसों की जरूरत है और मिल जाए। अब पैसों की जरूरत क्यों है? क्योंकि उससे इन्वेस्टमेंट के आइडियाज है उसके पास। सो तुम्हारे सेविंग्स एज अ लेंडर और मेरा इन्वेस्टमेंट एज अ बोरोअर मैच हो जाता है। सो कैपिटल मार्केट क्या करता है, तुम लेंडरों में बोरोअर हो, दोनों को मिलाता है। मेरे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है पर पैसा नहीं। तुम्हारे पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं, पर तुम कमाना चाहते हो तुम्हारे सेविंग्स से। सो तुम्हारा सेविंग्स तुम मेरे दिशा में भेजोगे, मैं उसको इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं कमाऊंगा, उसमें से कुछ हिस्सा तुमको इंटरेस्ट में या डिविडेंड के रूप में दूंगा। सो दोनों का फायदा है इसमें, है ना। दूसरा नंबर, प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल। सो इसमें मैं तुमको बेस्ट एग्जांपल दूंगा। रिलायंस जो कर रहा है अभी, रिलायंस क्या कर रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उन लोगों ने पहले जियो में कुछ हिस्सा बेचा। अभी रिटेल जो है, रिलायंस का रिटेल है, उसमें वो लोग 33% हिस्सा वर्ल्ड के अलग अलग लोग खरीद रहे हैं। अबू धाबी है, अमेरिका है। तो बोलने का तात्पर्य है कि रिलायंस क्या कर रहा है, उसने पहले जियो चालू किया, रिटेल जियो से पहले चालू था। अभी उनका नियत है कि आईपीओ मतलब शेयर्स बाजार में लाया जाए। तो तब तक 33% उनको जो कैश की जरूरत है, उन लोगों ने क्या किया, 33% निवेशकों को दे दिया, जो जिनके पास बोलते ना HNW, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या ग्रुप्स को उन लोगों ने शेयर्स दे दिया 33%। अभी 67% में से हो सकता है 17-18% मार्केट में लाए, जिसको आईपीओ बोलते हैं। मुकेश अंबानी खुद के पास 40-50% रखेगा, बाकी 50 प्लस ये 33 हुआ ना, 17% मार्केट में डाल देगा। वो मार्केट में 50,000 करोड़ का इश्यू लाएगा। साफ मुझे नहीं समझ में आता है क्या वो करने वाले। अगले 6 महीने 1 साल में इसका इश्यू पक्का आ जाएगा। तो प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। अभी तुम इसका ले लो, रिलायंस का ले लो, उनका वैल्यूएशन कितना चल रहा है, 2300 का रेट चल रहा है शेयर्स का। तो कोई भी शेयर, कैपिटल मार्केट क्या करता है, तुमको सपोजिटली तुमको अशोका बिल्डकॉन खरीदना है, तो तुम कितने में खरीदोगे? उसका जो शेयर का मार्केट वैल्यू आज के तारीख में 67 शायद है, 67-68। तो वो लोग बोलेंगे हमारे 1 लाख शेयर है, तो तुम क्या करोगे, 1 लाख इंटू 67 लैक्स का ऑफर डालोगे। मैं इजी वे में बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं होता। तुम्हारे ऑडिटर्स जाएंगे, उनका अकाउंट्स ऑडिट करेंगे, संपत्ति कितना है, लायबिलिटी कितना है, उस हिसाब से वैल्यू आपका जाता है। लेकिन कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो जो सिक्योरिटीज है, मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इसका वैल्यूएशन बताता है। ठीक है ना। वैल्यूएशन काफी हद तक करेक्ट होता है वैल्यूएशन। तो जब खरीदते बेचते हैं तो इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट में जो वैल्यूएशन है उसको काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है। अभी चौथा, फैसिलिटेटिंग कंपनीज ग्रोथ। ना अभी हो क्या रहा है, मैं रिलायंस का क्यों एग्जांपल ले रहा हूँ, वो एक्चुअली इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव वही है, हर रोज उनका न्यूज में वो लोग है। तो फैसिलिटेटिंग कंपनीज ग्रोथ मतलब रिलायंस का के सर पे करीबन कितना, 3.25 लाख करोड़ का कर्जा था, जिसमें जियो का 1.5 लाख करोड़ का कर्जा था। अभी इन लोगों ने क्या किया, 33% शेयर्स बेचा, जियो का कुछ हिस्सा बेचा, धड़ाधड़ मार्केट से पैसा कलेक्ट किया। शेयर्स कर्जा नहीं होता, मालकाना हक तुम दे रहे हो। मतलब रिटेल पे जब तुम फॉरेनर्स को 33% हिस्सा दे रहे हो ना, 33%, मतलब ऐसा सोचो, एक बिल्डिंग में 12 फ्लैट है, 3 फ्लैट तुम किसी को दे रहे हो कि भाई, वन नहीं, 3 नहीं, 4 फ्लैट्स की एक 12 मंजिले की बिल्डिंग है, 4 फ्लैट तुम बोल रहे हो फॉरेनर्स को तुम रखो, बाकी 8 फ्लैट मेरा।
तो 4 फ्लैट का जो तुमको पैसा मिलेगा तो 8 फ्लैट पे जो कर्जा लिया था वो लौटा सकते हैं। रिलायंस ने वही किया है। रिलायंस ने क्या किया है, 2-2.5 लाख करोड़ का सारा कर्जा जीरो कर दिया है। आज रिलायंस के सर पे 1 रुपए का कर्जा नहीं है। उन्होंने पिछले 1-2 महीने में अलग अलग इन्वेस्टर से जो पैसा उठाया, अब सीधी बात है, उनका जो ब्याज 2.25 लाख करोड़ था, उसका ब्याज कम से कम कितना आएगा, 25,000 करोड़। उनका साल का 25,000 करोड़ बचता है, मतलब नफा बढ़ता है, मतलब ग्रोथ होता है। सीधा लॉजिक है। तो कैपिटल मार्केट, और उसमें एक और लॉजिक है, ग्रोथ कैसे होगा, तुमको पैसों की जरूरत है, लेंडर तुमको कर्जा देगा, तुम उसका इस्तेमाल करोगे, इन्वेस्ट करोगे तो कमाओगे, तो फैसिलिटेटिंग ग्रोथ। अच्छा, 5वां पॉइंट, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ वेल्थ। सिंपल सा लॉजिक है, शेयर बाजार जो कैपिटल मार्केट है वो संपत्ति डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, लेकिन कंपनी तुमको डिविडेंड देंगे, तुमको शेयर्स का रकम बढ़ जाता है तो तुम्हारा वेल्थ बढ़ता है। जैसे रिलायंस का शेयर का मार्च में ये शेयर का वैल्यू था 700 रुपया, आज है 2300 रुपया, मतलब तुमने 7 लाख रुपया लगाया होता मार्च में, आज तुमको 23 लाख मिला होता। ठीक है ना। तो वेल्थ एक प्रकार से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो लोग इन्वेस्टर है, उन लोग के पास जो एक्स्ट्रा पैसा है, और लेंडर है, लेंडर उस पैसे को इस्तेमाल करके अमीर बन जाता है। जो लेंडर है ब्याज लेके वो भी अमीर बन जाता है। सो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसी वाली बात है, एक आदमी के पास 10 कार है, उसने 4 कार भाड़े पे लगा दिया, जिसने भाड़े पे लिया उसने 4 कार पे कमाया, प्लस खुद के 2 कार ले लिए, उसका भी वेल्थ बढ़ा। तुमको 4 कार पे जो पैसा आया उस तुमने और 2 कार खरीद लिए, तो तुम्हारे पास 12 कार हो गए, उसके पास 2 कार हो गए। उसने उस पैसे से कमाया, तुमको ब्याज दिया, दोनों का फायदा, दोनों का संपत्ति बढ़ा। छठवा, फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट्स। सिंपल सा लॉजिक है कि तुमको शेयर कैपिटल मार्केट से पैसा चाहिए, या तो इक्विटी शेयर का ऑप्शन है, प्रेफरेंस शेयर का ऑप्शन है, शॉर्ट मीडियम टर्म चाहिए तो पब्लिक डिपॉजिट का ऑप्शन है, कर्जा चाहिए तो डिवेंचर का ऑप्शन है, फॉरेन में जाना है तो एडीआर जीडीआर का ऑप्शन है, यूरोप में जाना है तो ईसीबी का ऑप्शन है, शॉर्ट टर्म मतलब मशीन के लिए कर्जा लेना है तो टर्म लोन के लिए ऑप्शन है, शॉर्ट टर्म के लिए ओवरड्राफ्ट का ऑप्शन है, या सीसी का कैश क्रेडिट। लेकिन सीसी और ओवरड्राफ्ट तो शॉर्ट टर्म है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म है। तो तुम डिबेंचर या शेयर्स, इक्विटी, प्रेफरेंस, ये सब का इस्तेमाल करोगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, तुम या तो कर्जा लो या खुद का पैसा डालो, तो कैपिटल मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी वो देता है। उसके बाद 7वां पॉइंट इज वैल्यू एडिशन टू सिक्योरिटीज। मैंने तुमको ऑलरेडी बोल दिया है कि अभी आजकल बहुत सारे कंपनीज बोलते हैं ना, जैसे LIC का एक म्यूचुअल फंड है, ठीक है, और एक और है माजगांव डॉक्स करके एक कंपनी है, मैं नाम लिख देता हूँ, माजगांव डॉक्स। ये गोवा बेस्ड है और आई थिंक शिप बनाने का काम करती है। इन लोगों ने पिछले हफ्ते आईपीओ लाया, ठीक है ना, शेयर मार्केट में आईपीओ लाया। अभी इनका ये वीक शायद ट्यूसडे या वेडनेसडे को लिस्टिंग हो जाएगा। मतलब सोचो ना, तुमको वैल्यू एडिशन कितना मिलता है। और तुमको एक और बात बताता हूँ, मुझे कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा है, बट तुमको एक बोलता हूँ। एक कंपनी था जिसने शेयर 170 रुपीज में आईपीओ में लाया था, फिर उसका एक हफ्ते बाद लिस्टिंग हुआ शेयर बाजार में, डायरेक्ट लिस्टिंग 350 हो गया। मतलब सोचो ना, मालिक जो थे, एक हफ्ते में तुम्हारा रकम डबल हो गया। ना इसके लालच में बहुत लोग शेयर बाजार में उतरते हैं, लेकिन हाथ जला के बैठते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कहाँ पे बढ़ता है कहाँ पे घटता है। ये सालों साल लोग करते फिर भी घाटा खाते हैं। सो याद रखो, वैल्यू एडिशन के लिए बाजार बहुत अच्छा है, लेकिन अगेन तुमने लॉन्ग टर्म का सोचा तो अच्छा है, शॉर्ट टर्म कमाई का सोचा तो हाथ जलने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं इसमें। नेक्स्ट, 8वां, क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स। अभी क्या होता है, स्मॉल इन्वेस्टर्स शेयर बाजार में किसको बोलते हैं, जो पैसा लगाते हैं। आईपीओ है ना, आईपीओ, तुम आईपीओ में पैसा लगाओ, बट तुम 2 लाख रुपए से कम लगाते हो, उसको रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। सो क्या होता है, कंपनी ने दाम 100 रुपए रखा ना, तो रिटेलर्स को बोलती है तुम कम पैसा 2 लाख से कम लगाने वाले हो, तो चलो तुमको हम 2% और डिस्काउंट देते हैं, तुम 98 रुपीज में लो। सो रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी रहता है, क्योंकि क्या होता है, कंपनी बाजार में सपोजली 1000 शेयर लाती है बाजार में, तो उसमें से 200 शेयर
ठीक है ना, 200 नहीं 250 शेयर ऐसा सोचो रिजर्व रखती है फॉर छोटे इन्वेस्टर्स के लिए। छोटे इन्वेस्टर कौन, जो 2 लाख से कम पैसे डालते हैं, 5,000 5 तो नहीं डाल सकते, कम से कम 13-14 हजार आईपीओ में लगाना पड़ता है, 13-14 हजार, 20,000, 25, मतलब 2 लाख से कम। तो बोलते हैं ना स्मॉल इन्वेस्टर का फायदा होता है इधर, क्यों, क्योंकि 1000 में से 250 शेयर उनके लिए रिजर्व है। रिजर्व नहीं रहा ना, तो जो, अब जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तुमने, एक कंपनी है, उसने LIC का म्यूचुअल फंड है, उसने बाजार में शेयर लाया, अरे SBI को लग रहा है वैल्यूएशन अच्छा है, तो SBI अकेला पूरा उठा लेगा, तो स्मॉल इन्वेस्टर्स को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए इसमें से कुछ रिजर्व रहता है, करीबन 15 से 20% तो कम से कम रहता है, तो छोटे इन्वेस्टर्स को बहुत फायदा होता है इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब तुम कैपिटल मार्केट में आ गए तो भाई तुमको कायदे मानने पड़ते हैं। हर 3 महीने में तुम्हारा अकाउंट्स जो है ना, अप्रैल मई जून जुलाई तक तुमको, जुलाई अगस्त तक तुमको अपना अकाउंट दिखाना पड़ता है क्वार्टरली। डायरेक्टर्स बदले तो बताना पड़ता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब तुम पहले छुपा रहे थे, किसी को बता नहीं रहे थे, अभी शेयर बाजार को सब बताना पड़ता है। नहीं बताया तो हल्ला हो जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट तुरंत तुमको नोटिस भेजता है कि क्यों इन्फॉर्म नहीं किया गया, और वो पब्लिक में आ जाता है। तुम्हारी बदनामी होती है, शेयर की कीमत गिरते हैं, तुम्हारा संपत्ति कम होता है, कंपनी का नाम खराब होता है, कर्जा नहीं मिलता, कस्टमर कम हो जाते हैं। तो इसलिए कंपनी शेयर मार्केट में आ गई तो डरती है, फिर वो कायदे फॉलो करती है, क्योंकि कायदे फॉलो नहीं किए तो पेनल्टी, ये सब चांसेस रहते हैं, नाम भी खराब होता है। और नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट कैपिटल रेजिंग फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अभी आज के तारीख में तो कैपिटल मार्केट गवर्नमेंट के लिए तो बहुत बढ़िया मार्केट है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया था कि 40 लाख करोड़ का तो कुछ कर्जा है गवर्नमेंट पे। और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कौन से, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में तुमको मैं नाम गिनाऊं कौन कौन से है। सपोजिटली डिफेंस है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, डिफेंस के बॉन्ड्स इश्यू कर सकता है। पहले ऑयल, क्या होता है जब पेट्रोल अपन खरीदते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज से पैसे जाता है, तो ऑयल का पैसा कम पड़ रहा है तो बॉन्ड, ऑयल बॉन्ड्स आता है, डिफेंस बॉन्ड आता है। हाईवे जो बनाते हैं गवर्नमेंट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके बॉन्ड्स आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं रहते ये सब बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करता है, कर्जा लेता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, रास्ते के लिए गवर्नमेंट को पैसे लगते हैं, उसके भी बॉन्ड्स इशू कर सकता है। सो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो, डिफेंस हो, ऑयल हो, हाईवे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सब का गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू पब्लिक से पैसा जमा कर सकता है। और लास्ट में इकोनॉमिक पैरामीटर। अभी तुम वर्ल्ड का कोई भी मार्केट ले लो, पाकिस्तान का शेयर मार्केट बहुत डाउन है, साफ पता चलता है कि उनका इकोनॉमी बर्बादी की हालत में। इंडिया कोविड की वजह से इतना डाउन है, फिर भी अपना जो शेयर बाजार है वो करीबन 40,000 के आंकड़े के आसपास है। तुम विश्वास नहीं करोगे, अपना शेयर मार्केट टूट ही नहीं रहा है। मतलब आज की तारीख में अपना शेयर मार्केट प्री कोविड लेवल जो था, प्री कोविड मुझे लगता है 41,000 टच किया था, अभी 38,500 चल रहा है। इसका मतलब कोविड में इतना जबरदस्त धक्का बैठा धंधे को, फिर भी देखो शेयर मार्केट मुझे लगता है 26-27 हजार तक, नहीं 28,000 तक आ गया था, वापिस 10,000 कवर अप कर लिया। सो और एक महीने में दिवाली तो आ रहा है, मुझे लगता है कि अगले महीने तक 40,000 क्रॉस भी कर जाएगा। मतलब प्री कोविड लेवल में साफ पता चल रहा है कि जो इन्वेस्टर है वो इंडिया पे भरोसा कर रहे हैं कि इंडिया का इकोनॉमी बहुत जल्दी वापस पटरी पे आ जाएगा। वही पाकिस्तान या बहुत सारे देश का शेयर बाजार डाउन, लेकिन इंडिया का स्थिर है। तो एक प्रकार का इकोनॉमिक बैरोमीटर है ये, जिससे पता चलता है कि देश का स्थिति क्या है, फाइनेंशियल स्थिति क्या है। ठीक है, इसका स्टोरी अलग से बनाएंगे, फिलहाल मैंने बनाया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ।